हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो क्लास लिए हैं उससे हम लोग को बहुत हौसला मिल रहा है, तो और आप और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए। कोई बात नहीं, आपका और हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पिछले क्लास में, अगर पिछले क्लास का देखा जाए तो मैंने 3 क्लास लिया है सब्जेक्टिव का, 2 नंबर वाला का, जिसमें हम 61 क्वेश्चन कर दिए हैं। आज के क्लास में हम 62 नंबर से काम लगाने वाले हैं। 62 नंबर क्वेश्चन से आज की क्लास में काम लगाने वाले हैं। आइए समय बर्बाद न करते हुए काम की बात करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा कैसे होगा जानते हैं? जो 62 क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे पता है? सोल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है? तो ए का जो मान दिया है वो क्या दिया है? 2i कैप है, यहाँ पर j कैप है, यहाँ 3k कैप है। इसके बाद में बी वेक्टर में क्या दिया भैया? तो 3i कैप है, यहाँ पर 5j कैप है, 5j कैप है और यहाँ पर 2k कैप है। अब इसका निकालना है क्रॉस। क्या निकालना है? तो क्रॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर क्रॉस निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट का प्रयोग करना होगा। डिटर्मिनेंट कैसे लगाते हैं? i, यहाँ पर j, यहाँ पर k और यहाँ पर 2 है, 1 है, 3 है और यहाँ 3 है, 5 है, 2 है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉस करना होगा। इस तरह से हम लोग क्रॉस करते हैं, काटते हैं, पता है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? क्रॉस करने के बाद तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का प्रयोग करते हैं। ये कटेगा तो 1 बचेगा 3 और 5 यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस पर जे काटेंगे तो क्या मिलेगा? 2 3 मिलेगा और 3 2 मिलेगा। ठीक ना। इसके बाद यहाँ चलेगा भैया, लास्ट वाला काटेंगे के वाला तो मिलेगा 2 1 मिलेगा और 3 5 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करने वाले हम लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस होगा हम लोगों की, तो क्या करेंगे बताएंगे? यहाँ पर i का i हो जाएगा और इसके बाद में 2 1 कम 2 और ये 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग ये j का j रहेगा और यहाँ देखिए 4 में से 9 घटेगा, 4 में से 9 घटेगा। ठीक है, 4 माइनस यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 गुना के 10 होगा और 10 में से 3 घटेगा। नहीं, 5 गुना के 10 में से कितना घटेगा? 3 घटेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा आपको? इसके बाद क्या करना आपको है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर i का i हो जाएगा और यहाँ पर ये -13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोग का -5 हो जाएगा और यहाँ पर ये आप लोग का 7 के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये -13 i कैप हो जाएगा और प्लस में 5 j कैप हो जाएगा और ये आपका 7 k कैप हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ से इसका निकालना है क्या? इसके क्रॉस का मोड पूछा गया। क्या पूछा गया? क्रॉस का मोड पूछा गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस का मोड पूछा गया। क्या समस्या है? कोई समस्या वाले यहाँ बातें नहीं है। कैसे? तो क्रॉस का जब मोड पूछा जाएगा बाबू मेरे, तो यहाँ पर आप 13 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि आप यहाँ पर -13 का स्क्वायर करेंगे तो -13 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, सबका स्क्वायर करते हैं ना, तो सबका स्क्वायर कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के 13 का जो स्क्वायर होगा 169 होगा और 5 का 125, 5 का 25 होगा और इसका 49 होगा। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 9 5 14, 9 5 14 और यहाँ पर ये 9 9 18 हो जाएगा और 18 और 5 23 हो जाएगा। 23 का 3 हो जाएगा, है ना, 23 3 हो जाएगा और इसके बाद में 6 और 4 10 4 14 14 और 2 कितना रहा है? 6 और 4 10 10 2 12 और 12 और 2 14 की 4 हो जा रहा है और यहाँ पर 243 आ रहा है। ठीक है, तो 243 में हम लिख सकते हैं 3 के 243 को 81 तिया 243 होता है। 81 तिया 243 होता है, 81 तिया। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग 9√3 इसको हम लोग कह सकते हैं कि 9√3 होगा मोडे का मान। आप लोग जितना जल्दी हो सके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से नहीं। ठीक ना, 81 तिया 243 होता है, तो 81 तिया 243 कर दिया हम लोग और इसके बाद में 9√3 के बराबर इसका मोड हो जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक ना, अब हम आगे करते हैं। कोई समस्या आपको नहीं है? ए है, बी है और उसका क्रॉस निकाल के उसका मोड निकाल दिए। क्या समस्या है? कोई समस्या वाली चीज यहाँ पर है ही नहीं कि समस्या होगा आपको, है ना। आगे करते हैं, चलिए। अब यहाँ पर 63 क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोई सरल रेखा है x y अक्षों के साथ इतना 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 कोण बनाता है। रेखा जो है इतना इतना कोण, सरल रेखा x अक्ष से सरल रेखा द्वारा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन से x एक्सिस y एक्सिस से कोण बन रहा है। साथ साथ z एक्सिस की
कोण पूछा गया है, कोई बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष से जो कोण बनता है उसको अल्फा कहते हैं, वाई अक्ष से जो बनता है उसको बीटा कहते हैं। इस क्वेश्चन में देखने को मिला बाबू मेरे इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है कि एक्स अक्ष से बना कोण यानी कि अल्फा बराबर हमको दिया हुआ है, अल्फा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ बीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ गामा जो कोण हमको मालूम नहीं है, जेड अक्ष का जो बना कोण हमको मालूम नहीं है। ये जो होता है एक्स अक्ष से बना कोण होता है, ये आपका वाई अक्ष से बना कोण होता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर ये एक्स अक्ष से बना कोण है, ये आपका एक मिनट, यहाँ पर एक्स अक्ष के लिए बना कोण है, यहाँ पर ये आपका वाई अक्ष से बना कोण है, ये आपका जेड अक्ष से बना कोण है। अब यहाँ समझिएगा, ये जब कोण मिल गया तो चूंकि हम लोग को पहले से पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना बैठाएंगे यहाँ पर 45 डिग्री बैठाएंगे, बीटा का वैल्यू कितना बैठाएंगे हम लोग 60 डिग्री बैठाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर गामा बैठाएंगे इज इक्वल टू कितना जगह, ये 45 हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर और 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका हो गया अल्फा हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करना है, ये आपका 1/2 हो जाएगा और ये आपका 1/4 हो जाएगा और यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक ना। इतना मुझे ध्यान रखिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ 4 एलसीएम होगा तो 3/4 आएगा, यानी कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 3/4 हो जाएगा। नहीं 1 - 3 कितना होगा, 1 - 3/4 होगा और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू अब आपका 1/4 हो जाएगा। नहीं 1/4 होगा, जैसे बाबू मेरे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कॉस स्क्वायर गामा 1/4 है तो कॉस जो गामा होगा वो आपका ±1/2 होगा। तो कॉस गामा में 2 केस हम बनाएंगे, एक बार +1/2 का और एक बनाएंगे हम -1/2 का, ठीक ना, -1/2 का, ठीक है। तो जो प्लस वाला केस है वो तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि आपका कॉस 60 डिग्री का मान है। नहीं तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या डिग्री 60 डिग्री। और यहाँ पर ये जो माइनस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है, प्लस वाला जितने का होता है ना, माइनस वाला 180 में से घटा के लिख दीजिए, कोई रोक नहीं सकता है। यानी कि +1/2 के मान जब 60 है तो -1/2 के मान 180 में से 60 घटा दीजिए, 120 हो जाएगा, है ना। यानी ये वाला जो कोण है 120 का मान है, तो यहाँ पर जो गामा इज इक्वल टू मिला है 120 मिला है, ठीक ना। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि अतः जो हमसे गामा के मान पूछा गया था, अतः जेड अक्ष से जो कोण पूछा गया था हम लोग से, अतः जेड अक्ष से बना कोण, ध्यान दीजिएगा, अतः जेड अक्ष से बना कोण क्या है बताएंगे, जेड अक्ष से बना कोण क्या है 60 डिग्री या क्या है 120 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री है आना, तो ऊपर से क्या है 60 डिग्री या 120 डिग्री है, दोनों होगा, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है, ध्यान रखिए। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो जब कभी भी अक्षों से बना कोण 2 को दिया रहेगा तो तीसरा निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक ना। ये वाला फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर लेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, हम लोग ध्यान रखिएगा। जब ये 2 को दिया रहेगा तो तीसरा के लिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 करके और जल्दी से आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, देखिए बहुत लोगों का कमेंट आया था बनाने के लिए, इसीलिए हम क्लास करा रहे हैं। हम सोचे सब लोग बना लेंगे, लेकिन लोगों का कमेंट रख बनाइएगा ना तो हम लोग का हिम्मत बन रहा है, ठीक ना। कोई बात नहीं है, आप लोग भी बनाइए, हम भी बना दे रहे हैं साथ में। आप लोग इसको 2-3 बार जरूर बना लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले इसको 2-3 बार बनाइएगा। एक तल है, एक प्लेन है जो कि इंटरसेप्ट इतना काट रहा है, अक्षों से इतना काटा गया अंतःखंड है, ठीक ना। तब प्लेन द्वारा कटे गए अंतःखंड जब दिया गया है आपको, प्लेन द्वारा कटे गए जब अंतःखंड दिया है तो इसका समीकरण क्या होगा जानते हैं, बात को समझिएगा। इसे इक्वेशन क्या होगा हमसे पूछा गया है, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर इसके सोल्यूशन जब आप करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन, तो यहाँ पर सीधे दिया हुआ है कि अक्षों से कटा गया अंतःखंड। यहाँ पर जानते हैं एक्स अक्ष
x अक्ष से कटे गए अंतःखंड, x अक्ष से कटे गए अंतःखंड, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष से कटे गए अंतःखंड कौन को ए कहते हैं, क्या कहते हैं ए, और ए का जो मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इसी तरह से y अक्ष से कटे गए जो अंतःखंड होंगे उसको हम लोग बी कहते हैं और बी के मान 4 दिया हुआ है। इसी तरह से z अक्ष से कटे गए अंतःखंड जो है हम लोग का सी होता है और सी के मान का दिया है 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी जस्ट लाइक हम आपको जस्ट लाइक बता रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर ये दिया हुआ है डिजाइन, ठीक ना। क्या डिजाइन है बात समझिए, x से कटा गया, y से कटा गया, z से कटा गया, ठीक ना। यानी कि x से कटे गए अंतःखंड जो है ये 3 पर कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ जो कटा हुआ है 0 1 मिनट 3 0 0 कह सकते हैं ना, क्योंकि 0 तो लिखना है 4 पर कटा है, और ये जो कटा है माइनस पर कटा हुआ है, निगेटिव पर, ये z डैश से काम करेगा। तो निगेटिव कटा हुआ है तो 0 0 का हो जाएगा, ये -5 पर कटा हुआ, इस तरह से दिया हुआ है। ये x है, ये आपका y है, ये आपका इसको z डैश बोलिए अभी प्रेजेंट में, क्योंकि निगेटिव है ना इसीलिए z डैश बोले हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं तल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तल का जो समीकरण हम लोग पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन अंतःखंड के रूप में, क्या पढ़े हैं पता आपको है, x बटे में a प्लस y बटे में b प्लस z बटे में c बराबर 1। यहाँ x बटे a कितना है बाबू मेरे 3 है, यहाँ पर y बटे में 4 है, और यहाँ z बटे में 5 है, बराबर में कितना है -5 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एलसीएम देंगे, ठीक है, सबका एलसीएम लेते हैं, तो कितना एलसीएम आएगा, यहाँ पर एलसीएम कितना पाएगा, लग रहा है कि एलसीएम हम लोग पूरा गुना करना पड़ेगा, नहीं तो 12 5 चलिए ना 60 ही एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 20 3 60 आएगा, और क्या 20 3 60 आएगा, और यहाँ 15 14 60 आएगा, और यहाँ पर 12 5 60 आएगा, नहीं 12 5 60 आएगा। अब बराबर में कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 60 इधर है तो उधर चल जाएगा, और 1 मिनट यहाँ पे z है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग का होगा 20x प्लस में 15y ना, 20x प्लस में 15 यहाँ पर y रहेगा, और इसके बाद में 15y के बाद में क्या है भैया, 15y के बाद में आपका 12z है, और यहाँ पर 60 हो जाएगा, उधर 60 है तो इधर आके -60 हो जाएगा, और हमारे ख्याल से इस प्लेन का इतना ही राइट आंसर हो जाएगा, इतना ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, इस प्लेन का इतना ही राइट आंसर हो जाएगा। बात को समझ पड़िए सब लोग। x अक्ष से कटे गए अंतःखंड पूछा गया है, तो अंतःखंड के रूप में तल का समीकरण यही होता है, हम लोग सेट कर दिए, सेट करने के बाद में सॉल्व कर दिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। पैरेलल करें, पी का मान ज्ञात करें, ठीक है। पी का मान ज्ञात करना जब ये रेखा आपस में लंबवत है, बात को ध्यान से समझिएगा, पी का मान ज्ञात करना है जब ये रेखा आपस में लंबवत है, ठीक है। तो जब लंबवत रेखा है आपको पी का मान ज्ञात करना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा भी टेंशन लीजिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। सबसे पहले जो रेखा दिया हुआ है देखिएगा, जो रेखा का समीकरण यहाँ पर दिया है, हम लोग का जो खास रेखा होता है वो होता है, इससे तुलना हम लोग करेंगे। तुलना कैसे करेंगे, तो जो रेखा का हम लोग का जो समीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है बताएंगे। यहाँ से ये आपस में लंबवत है, यहाँ पर रेखा दिया हुआ है, आपको क्या दिया है, आपको गिवन दैट है, आपको दिया हुआ है जो रेखा है वो क्या है, वो रेखा हमारे पास x - 1/2 है, और यहाँ y - 2/3 है, और यहाँ पर z + 17/p है, ठीक है। और साथ में और एक रेखा क्या भैया, x + 4/3 है, और y + 9/2 है, और इसके बाद z - 1/2 क्या है, ठीक है। ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक ना। अब क्या करना देखिए, पहला रेखा है तो पहला रेखा सब निकाल लेते हैं, a1 के वैल्यू 2 है, b1 के वैल्यू 3 है, और c1 का वैल्यू 3 है, ठीक है। और यहाँ से इसमें से निकाल लेंगे a2 का वैल्यू, ठीक ना, यानी कि इसका हम लोग d का अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d का अनुपात नीचे वाला होता है जब ऊपर में सही पोजीशन होता है तब, x - a y - b z - c के फॉर्म में रहेगा तब, है ना। a2 के मान 3 हो गया, b2 के मान 2 हो गया, और c2 का जो मान है, और साथ में जो c2 का मान है 2 ही दिया हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पर लंब दिया हुआ है, क्या दिया है, तो हम लोग जानते हैं लंब के लिए कंडीशन में बैठाएंगे, लंब के लिए क्या होता है पता है रो, हाँ, तो लंब के लिए अप्लाई करते हैं a1 a2 प्लस में b1 b2
प्लस में C1 C2 बराबर हम लोग 0 अप्लाई करते हैं। तो A1 A2 जैसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 3 हो जाएगा ये वाला, हाँ। B1 B2 गुना करेंगे तो 3 इंटू में 2 हो जाएगा। इसके बाद में P और यहाँ पर 2, तो इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा नहीं। अब इसके बाद क्या करना है बोलिए, बताएंगे, बोले था इसके बाद क्या करना भैया, इसके बाद ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, कहीं निगेटिव तो दिया नहीं है तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ से भी 6 हो जाएगा, और यहाँ से 2p हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 6 12 हो गया, 2p इज इक्वल टू हो गया हम लोग का -12। हमसे p का वैल्यू पूछा गया था, तो मेरे ख्याल से p का जो वैल्यू है वो -6 के बराबर है ना, -6 के बराबर है, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं है, रेखा देगा और लंबक दिया हुआ है, p के मान ज्ञात करना है। तो एक से नीचे वाला हो जाता है A1 B1 C1, और दूसरे के नीचे वाला होता है A2 B2 C2, जब ऊपर में ठीक पोजीशन रहता है तब, ठीक। अब यहाँ पे लंब के लिए A1 A2 B1 B2 C1 0 होता है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर बस हो गया, 3 6 6 6 6 12 हो गया, प्लस तो इधर का माइनस हो गया, क्या दिक्कत है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक ना, तुरंत तुरंत क्वेश्चन बनेगा आपका। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 66 में। कह दिक संख्याओं इतना इतना है, यानी कि दिक संख्याओं की सहायता से, माने दिक अनुपात, दिक संख्या का मतलब क्या होता है, दिक अनुपात, दिक संख्या का मतलब क्या होता है, दिक अनुपात होता है, ठीक ना। अब चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है दिक संख्याओं के आधार पर कर रहा है काम, दिक संख्याओं की सहायता से सिद्ध कीजिए कि संरेख है, ठीक है ना। तो संरेख पॉइंट तब कहलाते हैं जब भैया, जब दोनों का समानुपाती होगा पॉइंट। कैसे पॉइंट, किसका पॉइंट समानुपाती होगा, ये दिखाते हैं। यहाँ पर आपको दिया है बिंदु, यानी बिंदु का मतलब होता है पॉइंट। क्या दिया है बिंदु में, आपको A मान लेना चाहिए, 1 है, -1 है, 3 है, और B जो पॉइंट मेरा है वो क्या है, B जो पॉइंट है 2 है, -4 है, और क्या है 5 है। और जो यहाँ पर C पॉइंट है, ध्यान देंगे, और जो हम लोग का यहाँ पर C जो पॉइंट है वो क्या है भैया, C पॉइंट है कितना, 5 है, -13 है, और कितना 11 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करना होगा देखिएगा, हैं बोलेंगे, यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, A है, B है और C है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर दिक संख्याओं की सहायता से सारे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप निकालिएगा दिक संख्या, AB की दिक संख्या या AB की दिक अनुपात, ठीक है ना, AB की दिक अनुपात आप निकालिए यहाँ पर, ठीक है। तो AB की जो दिक अनुपात होगा उल्टा माइनस करते हैं, तो 2 - 1 होगा, फिर -4 + 1 होगा, और यहाँ पर 5 - 3 होगा। तो इसका कितना आ जाएगा फाइनल, इसका हमको लगता है आ जाएगा फाइनल में, एक मिनट, इसका हमको लगता है कि फाइनल में आ गया है, इसका AB की जो दिक अनुपात है 2 - 1 हो गया, 4 प्लस हो जाएगा, और 5 - 3 हो जाएगा ना। इसके बाद में हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा, ये हम लोग का -3 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं BC की दिक अनुपात, ठीक है, BC की दिक अनुपात क्या होगा, यहाँ देखा जाए तो BC की जो दिक अनुपात होगा, ध्यान से बात को समझिएगा बाबू, जो BC की दिक अनुपात होगा वो क्या होगा, उल्टा माइनस करेंगे C में से B को, तो 5 - 2 हो जाएगा हम लोग का ये, और यहाँ पर नेक्स्ट होगा -13 प्लस में 4 हो जाएगा, और इसके बाद में 11 - 5 हो जाएगा। तो कितना हो भैया, ये हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा नहीं, और ये हो जाएगा कितना बोलिए, ये हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जो दिक अनुपात है आपस में समानुपाती नजर आ रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 3 एकम 3, 3 3 एक 9, और 2 3 यानी 6, 3 से गुना करने पर आ जा रहा है। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यहाँ हमको AB की दिक अनुपात, AB की दिक अनुपात, ध्यान देंगे, AB की दिक अनुपात है, और BC की दिक अनुपात है, BC की दिक अनुपात, ठीक ना, BC की दिक अनुपात, ठीक है, समानुपाती है, तो क्या है, समानुपाती है, कौन सी बताएंगे, समानुपाती है, एक ही अनुपात में है, क्योंकि 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 एक 9, 3 दूनी 6, समानुपाती है। इस कारण से लिखेंगे बिंदु, इस कारण से बिंदु A, B और क्या C कौन सी है, संरेख है, क्या है, तो वही बोला गया था कि दिक संख्या के सहायता से दिखाइए कि जो बिंदु है ये आपस में क्या है, संरेख है,
ठीक है सर हो गया, बात खत्म। दी का अनुपात निकाल लीजिए और दी का अनुपात समानुपाती हुआ तो संरेख होगा, और दी का अनुपात समानुपाती नहीं हुआ तो संरेख नहीं होगा, काम खत्म। डरने के देखिए कोई जरूरत नहीं, आपका एग्जाम है, एकदम रिलैक्स दिमाग से रहिए, सारा कुछ आप पढ़े हुए हैं, एक बार आपको मिला लेना है, जल्दीबाजी में सड़ासड़ तरीके से आपको एक बार मिला लेना, ठीक ना, और कोई बात नहीं है। बहुत लोग का कमेंट आया था, इसीलिए हम बना रहे हैं कि सर गेस्ट क्वेश्चन जो कराए हैं उसको पूरा बना दीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे एग्जाम के लिए। यहाँ कह रहा है इनके बीच का ऋण कोण निकालिए, जो दो तल यहाँ पर दिए गए हैं, तल के बीच के कोण निकालना है, तो तल के भैया बीच के कोण जब निकालना है तो टेंशन लेने की बात आपको नहीं है। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए क्या करना, आपको तल दिया हुआ है, क्या दिया है, यहाँ पर तल आपको दिया हुआ है कितना, 2x माइनस वाई प्लस में z प्लस में 8 बराबर 0, और साथ में आपको दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 14 बराबर 0 दिया है इतना सारा। अब इसके बाद क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पर पहला तल से आपको निकालना चाहिए a1 b1 c1, तो पॉइंट जो होता है a1 b1 c1 होता है, x y z का जो गुणांक होता है ना तल में, वही होता है a1 b1 c1, और साथ में यहाँ पर निकाल लीजिए a2 b2 c2, ठीक ना, a2 b2 c2 दूसरा से निकलेगा, अभी a2 का वैल्यू 1 हो गया, b2 का वैल्यू 1 हो गया, c2 का वैल्यू यहाँ पर 2 के बराबर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना चाहिए आपको, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पर बीच के कोण निकालना है, तो बीच के कोण के लिए हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बीच के कोण निकालना है ना, तो बीच का ध्यान देंगे, बीच के कोण के लिए, बीच के कोण के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, क्या पता है ना बाबू, cos थीटा अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं मोड में, a1 a2 बोलिए, b1 b2 और यहाँ पर c1 c2, और नीचे अप्लाई करते हैं रूट में, पता है ना, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर यहाँ पे c1 का स्क्वायर, यहाँ यूज करते हैं a2 का स्क्वायर बोलिए, b2 का स्क्वायर यहाँ पर c2 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, a1 b1 c1 बैठा दीजिए, तो 2 इंटू में 1 हो जाएगा हमारा, है ना, फिर माइनस 1 इंटू में 1 हो जाएगा यहाँ पर ये, और फिर हम लोग आइए यहाँ पर 1 इंटू में 2 हो जाएगा, ठीक ना, 1 इंटू में 2, ठीक है। चलिए अब नीचे में क्या करना है बाबू, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ये सबका स्क्वायर करना है, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस 1 का प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करना है बाबू, तो क्या होगा, 1 का प्लस 1 का प्लस 2 दूनी के 4 हो जाएगा, एकदम ध्यान से बात को समझिए, सारा कुछ आपको समझना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए बाबू बताएंगे, इसके बाद आपको करना चाहिए 2 का 2 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में आपका ये 2 हो जाएगा, नहीं और इसके बाद में यहाँ पे रूट 6 इंटू में रूट 6 आ रहा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, यानी कुल मिला के हम लोग आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 4, 3 बटे में 6 आ रहा है, 1 बटा में 2 आ जाएगा, नहीं 3 बटे में 6 आ रहा है ना, 1 बटे में 2 आ जाएगा, और 1 बटे 2 आएगा तो cos थीटा का वैल्यू जब 1 बटा 2 होता है, जब cos थीटा का वैल्यू 1 बटा 2 होता है, तब ऐसी स्थिति में थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होता है, तो दोनों तलों के बीच का कोण कितना है, π/3 है, यानी कि 60 डिग्री रख सकते हैं, या रेडियन में भी रख सकते हैं आप लोग π/3। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से, जितना जल्दी हो सके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 तलों के बीच के कोण हम लोग इस तरह से निकालते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको तुरंत बस cos थीटा इक्वल टू अप्लाई कर देना है फॉर्मूला, और इसका जो पॉइंट होता है a1 b1 c1, इसका जो पॉइंट होता है a2 b2 c2, बस बात खत्म, कहाँ कोई दिक्कत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है k का मान ज्ञात करें, क्वेश्चन क्या कर दिया जाएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें जब इतना 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 आपस में लंब है। अभी बताए थे p के मान वाला, नहीं अभी p का मान बताए थे, तो p के मान बताए थे तो आप लोग उसी तरह से बना लेंगे, क्या कहते थे उसी तरह से बना लेंगे, हो जाएगा। बोले क्या समस्या कोई है क्या आप लोगों को, नहीं ना। आइए यहाँ से k का मान ज्ञात करना है, तो देखिए सब इक्वेशन तो सब सही है, यानी कि यहाँ पर आपको जो रेखा दिया हुआ है वो क्या दिया, लंबवत है, तो लंबवत है, यहाँ से a1 के वैल्यू छांट लीजिए आराम से, a1 हो गया -1, यहाँ पर b1 कितना हो गया, a1 हो गया, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं परीक्षा में कि पहली रेखा का दिक् अनुपात,
ऐसे भी एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको जितना देखिए सजा के लिखना होगा लिखिएगा, बहुत सारा तरीका बताया गया आप लोग को। पहली रेखा के दिक् अनुपात A1 का जो वैल्यू होंगे, A1 का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा, और जो B1 का वैल्यू होगा K होगा, और C1 का वैल्यू होगा जो होगा कितना 2 होगा। यहाँ पर A2 का जो वैल्यू है वो क्या होगा K होगा, और B2 का जो वैल्यू है बोलिए 2 होगा, और C2 का जो वैल्यू कितना होगा -3 होगा, है ना। अब निकालिए, ये पहली रेखा के दिक् अनुपात है, यहाँ नहीं तो डाल सकते हैं कि दूसरी रेखा के दिक् अनुपात का दिक्कत है, यहाँ डाल दीजिए दूसरी रेखा का दिक् अनुपात, दूसरी रेखा का कौन सी दिक् अनुपात। अब यहाँ पर डालिए क्या, कोई समस्या वाली बात थोड़ी है। दूसरी रेखा के दिक् अनुपात, बात को समझिएगा बढ़िया से, ठीक ना। अब दूसरी रेखा के दिक् अनुपात क्या भैया, तो नीचे वाला है सीधे सीधे, ऊपर सब ठीक है दिखाई दे रहा है, क्लियर है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमारा A2 का जो वैल्यू है वो, एक मिनट, जो हमारा A2 का वैल्यू है क्या है, जो हमारा A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू मेरा यहाँ पर K है, और यहाँ पर B2 का जो वैल्यू है मेरा वो B2 का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे C2 का जो वैल्यू है वो हमारा -3 है। क्या है -3 है। अब यहाँ पर लंबवत दिया हुआ है, क्या दिया बाबू मेरे, लंबवत। यहाँ पर आपको सीधे सीधे पता होगा कि लंब के लिए क्या होता है, बताएंगे। यहाँ पर आपको पता होगा लंब के लिए क्या कंडीशन होता है, मालूम है ना। लंब के लिए यूज करते हैं A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 बराबर का यूज करते हैं 0। अब दोनों गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर -1 इंटू में K हो जाएगा, इसके बाद में K इंटू में 2 हो जाएगा, और इसके बाद में 2 इंटू में -3 हो जाएगा। अब बराबर 0 कर दीजिए, फटाक से ना सॉल्व कर लीजिए, काम हो जाएगा। क्या करना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा -K यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, अच्छा 2 इंटू में K है क्या, हाँ K यहाँ भी है, कोई बात नहीं। 2 इंटू में K कितना होगा 2K हो जाएगा, और इसके बाद में क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, तो यहाँ पर K हो जाएगा, K -6 = 0 हो जाएगा, तो K का वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे K का वैल्यू पूछा गया था, K निकल गया। क्या दिक्कत है, A1 B1 C1 यहाँ से ले लिए, यहाँ से A2 B2 C2 ले लिए, अपना लेकर के दोनों का लंब का कंडीशन बिठा दिए और मल्टीप्लाई कर दिए, फटाक से सब कर दिए, हो गया। क्या कोई दिक्कत आप लोग का है, नहीं ना। एकदम खूब आप लोग मेहनत करिए, और प्लस कॉन्फिडेंस के साथ रहिए आप लोग, ठीक ना। कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे तभी बात बनेगा, ठीक है। आप देखिए तैयारी बहुत अच्छा किए हैं, टेंशन नहीं लेना है, आपकी तैयारी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बस एक बार देख लीजिए क्लास को अच्छा से, मिला लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक ना। ऐसा करिए कि पूरे बिहार में आप लोग एकदम तहलका मचा दीजिए, हम यही प्रयास करेंगे। यहाँ क्या कर रहा है, यूनियन के मान ज्ञात करिए। जब ऐसा ऐसा स्थिति बना हुआ है तो यूनियन के मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास बाबू मेरे यहाँ पर सोल्यूशन में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि 2PA बराबर PB बराबर कितना दिया बाबू मेरे, यहाँ दिया हुआ है कि 5 बटे में कितना होता है 13, और तो यहाँ से PA का जो मान हो जाएगा वो 5 बटे में 26 हो जाएगा, और जो PB के मान हो जाएगा और 5 बटे 13 रह जाएगा, हैं। हमसे पूछा है, एक मिनट, और यहाँ P यहाँ दिया हुआ है PA/B का वैल्यू दिया हुआ है, PA/B का वैल्यू कितना दिया है 2 बटे में 3 दिया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर PA यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग भी पढ़े होंगे, सब कोई जानता होगा कि PA यूनियन B बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू मेरे, ध्यान से समझिएगा, क्या होता है PA प्लस में PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब इंटरसेक्शन आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं है, आपको बताते हैं, हमें बात समझिएगा। PA/B बराबर कितना होता है बताएंगे, PA इंटरसेक्शन B बटे में PB, यही ना, बटे में क्या होता है PB। तो A/B में क्या करेंगे, PA/B में अगर हम B से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटरसेक्शन निकल जाएगा, ठीक ना। तो A/B में जब B से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटरसेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए, कोई बात नहीं है। PA का मान है 5 बटे में हमारा 26 है, और PB के मान है 5 बटे में 13, और A इंटरसेक्शन B के लिए A/B को और PB को गुना करेंगे, तो A/B मेरे पास कितना है 3 बटे में 2 है, और B कितना है मेरे पास है 5 बटे में कितना है 13 है, ठीक है ना। इन है 5 बटे 13, और A/B का वैल्यू कितना है मेरा, A/B का वैल्यू मेरे पास है कितना 2 बटे में 3 है।
अब हम क्या करेंगे बात समझिएगा, यहाँ थोड़ा सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा कि हम लोग का 33 और 39, 33 और 39 हो जाएगा ना। हाँ 39 यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 39 होगा ना। एक मिनट यहाँ 26 ना जी, एक मिनट यहाँ पर क्या करिए ना, छोटे उतना टेंशन कर लेना है, उतना टेंशन कर लेना है। 13 के पहाड़ा से 12 है ना, तो ऐसा करिए कि 1 मिनट यहाँ पर 1/13 कॉमन निकाल लीजिए, छोड़िए हटाइए, एक 5/13 कॉमन निकालिए, सबसे अच्छा है। सब में 5 बैठाइए है, सब में 5 बैठाइए है, उतना का टेंशन लेना है। 5/13 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या है बाबू, यहाँ पर 13 दूना के 26 आएगा, यहाँ पर भी 1/13 आएगा, और यहाँ पर 5/13 कॉमन निकालिए तो 2 का आएगा, 3 आएगा। क्या दिक्कत है, अब खूब आराम से बना लेंगे हम लोग। तो 5/13 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 6, कितना एलसीएम होगा 6 एलसीएम होगा। तो यार 3 दूनी के 6, यहाँ पर 2 3 6, 2 दूनी के 4, तो कितना आएगा 5/13 हो जाएगा, और ये हमने को हो जाएगा कितना 1/6 हो जाएगा, यानी कि 5/78 इसका 13 छक और 78 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। क्या कोई दिक्कत क्या आप लोगों को नहीं ना। तो मैंने क्या किया कि पीए निकाला है कैसे, 2 से गुना था, 2 से भाग कर दिया, 13 दूनी 26 हो गया, ये 5/13 दिए तो बैठा दिए। और a/b का जो फॉर्मूला होता है एक इंटरसेक्शन बटा पीबी होता है, तो a/b में b से गुना कर दिया हम, तो a/b के मान में b से गुना कर दिया। यहाँ पर हम 5/13 5/13 5/13 कॉमन निकाल लिए, तो 13 दूना 26, 1/13 बचेगा, तो यहाँ भी 1 क्या बचेगा, 1 मिनट 1/3 थोड़े यहाँ बचेगा, हो यहाँ पर 1/3 थोड़े बचेगा। देखिए ना 5/13 जब बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर 1 बचेगा ना, यहाँ 2/3 बचेगा। ओ कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हुआ था। चलिए क्या कर लेंगे, 26 कर लेंगे, और 26 करने के बाद में क्या होगा बताइए, बताएंगे बोलिए। यहाँ पर 26 कर लेंगे, और 26 करने के बाद में क्या होगा भैया, 26 यहाँ है 6, तो 3 दूना के 6 और प्लस 6, और आप लोग हो जाएगा 2 दूना के 4। अब ठीक है ना, 5/13 ये हम लोग हो जाएगा 6 3 9, 5/में कितना आएगा, 5/6 आ जाएगा। आंसर होगा 25/78, 25/78 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या किए हैं पता चला ना आप लोग को, ए बी लिख करके यूनियन निकाला था, निकाल दिया है। 5/13 कॉमन निकाले बाबू, समझिए, तो 13 दूना 26 होता है, ये पूरा कॉमन निकल गया, 1 बचेगा। यहाँ 5/13 कॉमन निकाले, 2/3 बचेगा। अब यहाँ पर एलसीएम कितना ले, 6 ले लिए, तो 2 3 6, 6 कम 6 और 3 दूना 6।